नमस्ते। आज जम्मू कश्मीर इलेक्शन की बात कर लें। जम्मू कश्मीर इलेक्शन में बीजेपी का एक एनडीए गठबंधन, हम सबको पता है, उसकी सहयोगी दलों को, बीजेपी के जो सहयोगी दल हैं उसको एनडीए बोल रहे हैं, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। लेकिन एक ग्रुप और इमर्ज हो रहा है जो बाकी जगह भी इमर्ज होता है, लेकिन वो थोड़ा इनफॉर्मल रहता है। जम्मू कश्मीर में वो बहुत फॉर्मल जैसा हो गया है। उसको समझने के लिए हम लोग बोलेंगे BHG। BHG मतलब जैसे SHG आपने सुना होगा, सेल्फ हेल्प ग्रुप। उसी तरह से बीजेपी हेल्प ग्रुप भी एक है जो सहयोगी दल तो नहीं है लेकिन मदद बीजेपी की करते हैं। BHG का एक 2014 से 19 और 2019 से 2024 में बीजू जनता दल, YSR कांग्रेस, अपने जो वहाँ की तेलंगाना की BSR, ये सारे लोग, BRS, ये भारतीय, ये सारे लोग उसी कैटेगरी के हैं, बीजेपी हेल्प ग्रुप। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ज़रा जम्मू कश्मीर को आप पहले समझ लीजिए, वहाँ क्या हो रहा है और वहाँ इलेक्शन के को लेके लोगों में कितना संवेदना भी है और बहुत आशा भी है, और उनको ये लग रहा है कि हम 10 साल बाद फिर से वोट देंगे। देश में 2 नेशनल पार्टीज़ वहाँ इलेक्शन लड़ रही हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी, बीजेपी और कांग्रेस, ये 2 राष्ट्रीय पार्टी लड़ रही हैं। 3 रिकॉग्नाइज्ड रजिस्टर्ड स्टेट पार्टीज़ हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस जिसको हम जानते हैं, PDP और पैंथर्स पार्टी, भीम सिंह जी वाली। भीम सिंह जी तो अब नहीं रहे, पैंथर्स पार्टी। वहाँ पे 32 रजिस्टर्ड अनरिकॉग्नाइज पार्टीज़ भी हैं। अब मैं ये सारी बातें आपको इसलिए बता रहा हूँ कि वहाँ पे बीजेपी अकेले चुनाव लड़ रही है, एनडीए का कोई गठबंधन नहीं है। इसके सामने इंडिया गठबंधन चुनाव लड़ रहा है, लेकिन उस इंडिया गठबंधन में वैसे PDP इस चुनाव में नहीं है, लेकिन उनका वो समर्थन दे रही हैं और वो कुछ कहती हैं कि अगर इसके बाद कोई ऐसी स्थिति आई कि जब PDP को समर्थन देने की बात होगी तो PDP के जो कुछ इश्यूज़ हैं उसको अगर इंडिया गठबंधन कहेगा हम लागू करेंगे तो हम उनको समर्थन देंगे। अभी वहाँ पे 90 सीट हैं, जिस पे इंडिया गठबंधन का जो अभी हुआ है 51 सीट, 51 सीट्स पे नेशनल कॉन्फ्रेंस, 32 सीट पे कांग्रेस, 1 सीट पे CPIM और 1 सीट पे पैंथर्स पार्टी। 85 सीट पे हो गया है सेटलमेंट। 5 सीट पे कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस का फ्रेंडली कंटेस्ट होगा, रजामंदी से हो रहा है कि भाई इस पे नहीं एक मत बन पा रहा है तो चलो आपस में ही हम लोग फ्रेंडली कंटेस्ट हो जाएगा। वहाँ की जो प्रमुख और दल हैं वो मैं इसलिए आपको बता दे रहा हूँ। वहाँ पे एक पीपल अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन बना था। जब 2019 में 370 हटा, उसके बाद ये सब लोग जेल चले गए, उसके बाद एक बैठक बुलाई गई फारूक अब्दुल्ला साहब के घर में, और वहाँ पीपल अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन बना, PAGD, और उस PAGD में 6 पार्टीज़ थी, नेशनल कॉन्फ्रेंस, PDP, कांग्रेस, CPIM और एक पीपल्स कॉन्फ्रेंस थी जो बाद में जिसने इस गुपकार को छोड़ दिया, क्योंकि उसका कहना ये था कि जब वहाँ के DDC के चुनाव हो रहे थे तो उनको उस गठबंधन में इंक्लूड नहीं किया गया था। और छठी थी अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस, ANC बोलते हैं। अब जो अभी वहाँ पे जो इस समय एज ऑन डेट है, कुछ इंपॉर्टेंट जो पार्टीज़ हैं, इसमें एक सज्जाद लोन साहब की JNK पीपल्स कॉन्फ्रेंस है, जैसा मैंने आपको बताया। वहाँ पे एक अच्छा, अपने गुलाम नबी आज़ाद साहब भी वहाँ हैं, हम लोग तो भूल ही जाते हैं उनका। गुलाम नबी आज़ाद साहब की DPAP है, डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी, और एक अल्ताफ़ बुखारी जी की JNK अपनी पार्टी है। एक चीज़ और ज़रा समझ लीजिए कि आपस में कितना वो है। जब लोकसभा का इलेक्शन हुआ था तो PDP के साथ अलायंस नहीं हो पाया था। फिर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 3 सीट कश्मीर में लड़ी थी, कांग्रेस के लिए 2 सीट उन्होंने जम्मू की छोड़ी थी, जम्मू में कांग्रेस लड़ी थी। अब इन सारे के बीच में क्या है कि बारामूला में जहाँ पे उमर अब्दुल्ला ने लोकसभा इलेक्शन लड़ा था, वहाँ पे एक चीज़ इसलिए मैं ये बता दे रहा हूँ कि आपस में क्या क्या दिक्कत है। जो सज्जाद लोन साहब हैं पीपल्स कॉन्फ्रेंस के, जिन्होंने गुपकार अलायंस छोड़ दिया था,
वो वहाँ उमर अब्दुल्ला के अगेंस्ट बारामूला में लड़े थे, उनको 1,73,000 वोट मिले थे और वो एक बड़ा कारण था कि वहाँ पे इंजीनियर राशिद साहब इलेक्शन जीत गए थे, जो 2019 से दिल्ली के तिहाड़ में बंद हैं। एनआईए ने उनको कुछ बंद किया हुआ है वहाँ से। अब ये मैं एक एक इसलिए बताता चल रहा हूँ कि ये जो इंजीनियर साहब हैं, इंजीनियर राशिद साहब, ये एक्टिविस्ट व्यक्ति रहे हैं, बहुत काम किया है इन्होंने, लेकिन अब लोगों का कहना है कि ये थोड़ा जो अभी ये काम कर रहे हैं उससे बीजेपी का फ़ायदा होगा, क्योंकि बीजेपी चाहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा वोट का बंटवारा हो, किसी को 1,000 मिलें, 500 मिलें, 200 मिलें। तो वहाँ पे बाढ़ आई हुई है इस समय इंडिपेंडेंस की, वहाँ बाढ़ हुई है इस समय। छोटी छोटी पार्टीज़ ने अपने वहाँ कैंडिडेट खड़े कर दिए हैं। इंजीनियर राशिद साहब का एक और इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट ये हुआ है कि उनको बेल दे दी गई है। उनको बेल, पार्लियामेंट के समय उन्होंने बहुत ये कहा गया था कि भाई बारामूला का रिप्रेजेंटेशन नहीं हो रहा है इस लोकसभा में, भाई कम से कम बारामूला का रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, प्रतिनिधित्व होना चाहिए। इनको जितने दिन पार्लियामेंट चल रही है उतने दिन के लिए तो जमानत दे दी जाए, बेल पे लाया जाए, लेकिन वो किसी कोर्ट ने नहीं माना था। लेकिन अब कोर्ट ने इंजीनियर राशिद साहब को कैंपेन करने के लिए 1 अक्टूबर तक की जमानत दे दी है। 2 को चुनाव मतलब वोट पड़ेगा तो 1 तक की को जमानत दे दी है। एक और चीज़ महत्वपूर्ण बात यह है कि लोग ये कह रहे हैं कि अगर भाई आपने इनको जमानत दी, क्योंकि इससे कंपैरिजन लोग कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल से, लेकिन अगर आपने इनको जमानत दी है तो आप तमाम और लोगों को भी जमानत दीजिए जो आपकी जेल में हो, जो डायरेक्टली इनडायरेक्टली इस इलेक्शन में लड़ रहे हैं, वो या उनकी पार्टीज लड़ रही हैं। अभी तक 3rd फेज़ के अभी नॉमिनेशन शुरू नहीं हुए हैं। अभी तक इंजीनियर राशिद साहब की जो अवामी इत्तेहाद पार्टी है AIP, उसने 34 उम्मीदवार ऑलरेडी वो उतार चुकी है। अब कितने वोट मिलेंगे, कितने वोट काटेगी, इसके वोट किसके काटेगी, किसका फ़ायदा होगा, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। एक और इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट ये हुआ है, मैं ये सारी बातें इसलिए बता रहा हूँ कि ये कौन कौन, गुलाम नबी आज़ाद साहब जिन्होंने लोकसभा इलेक्शन लड़ा था, उनके 3 कैंडिडेट लड़े थे, उनको कुल 80,264 वोट मिले थे कुल। सबकी जमानत तो जब्त हुई थी, लेकिन ये उनका टोटल परफॉर्मेंस था। इस इलेक्शन से पहले जब अभी विधानसभा इलेक्शन शुरू हुआ तो उन्होंने कहा भाई मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती है, तो मैं आजकल ज़रा आराम करूंगा, मैं तो इस इलेक्शन में आऊँगा नहीं। और उन्होंने अपने पार्टी वालों से कहा कि आप लोग अपना अपना देख लीजिए, जिसको जैसे जो करना है। एकदम से कल उनका स्टेटमेंट आ गया है। अब उनको भी स्टेटमेंट यह है कि नहीं मैं बिल्कुल तैयार हूँ, अब मैं चल के पूरा प्रचार करूँगा और सब जगह घूमूंगा। तो ये टॉनिक सबको समझ में आ रहा है, टॉनिक कौन सा आया है, कहाँ से आया है, कौन से टॉनिक से वो एकदम से खड़े हो गए हैं। ये टॉनिक बहुत से लोगों को मिलता रहता है, क्योंकि इस टॉनिक से सरकारें गिरती हैं, इस टॉनिक से MLA खरीदे जाते हैं। तो वो टॉनिक एक ही है और वो टॉनिक शायद कि भरपूर इनके पास सप्लाई आ गई है, उस टॉनिक का सेवन भी हो रहा है। और इसीलिए गुलाम नबी आज़ाद साहब अब इलेक्शन कह रहे हैं अब मैं कैंपेन करूंगा। अब मैं उनकी एकदम से टॉनिक पीते ही ये तबीयत ठीक हो गई। मुझे लगता है टॉनिक का जैसी प्रिस्क्रिप्शन लिखा गया होगा तभी से उनकी तबीयत ठीक हो गई होगी। तो वो भी क्या काम करेंगे, वो भी वोट काटने ही का काम करेंगे। अब वहाँ पे आम आदमी पार्टी भी जाके इलेक्शन लड़ रही है, तो आप सोच लीजिए। फिर वहाँ पे JKPM एक है, जम्मू एंड कश्मीर पीपल्स मूवमेंट, वो भी इलेक्शन लड़ रहा है। वहाँ पे जमाते इस्लामी जो बैंड एक पार्टी, वो भी इलेक्शन लड़ रही है। तो सारे लोग मिलके वहाँ इलेक्शन लड़ रहे हैं। लेकिन इस बीच 2024 के लोकसभा के मैंडेट का असर अब सामने दिखाई देने लगा है। जो राहुल गांधी बार बार कहते हैं ना कि डर निकल गया, डर वो हो गया, और ये डर निकल गया ना केवल ऑपोजिशन के रैंक एंड फाइल में, ना केवल मीडिया से, बल्कि हमारे हिसाब से तो RSS से भी। RSS जो 4 जून से पहले एक शब्द प्राइम मिनिस्टर के अगेंस्ट बोलने की हिम्मत नहीं करती थी, अब वो रोज़ कुछ ना कुछ स्टेटमेंट दे रही है। भाषा पे कंट्रोल हो, अपने को भगवान नहीं मानना चाहिए, ये सब रोज़ कुछ ना कुछ वो मोदी जी को बताती रहती है कि आपको क्या क्या आपने किया और क्या क्या आप गलती कर रहे हैं। तो केवल उस मतलब बाकी का तो नहीं निकला, उनका भी डर निकल गया। लेकिन एक महत्वपूर्ण संस्था का और डर निकला है, मतलब वो भी गौर करने वाली बात है। वहाँ अब डर निकल गया है इलेक्शन कमीशन का। इलेक्शन कमीशन भी अब डर के आगे जीत है वाले फॉर्मूले पे चल रही है। इलेक्शन कमीशन ने कल एक डायरेक्टिव इशू किया, उसमें मुख्य रूप से 3 बातें थीं। उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन और सिक्योरिटी फोर्सेस को साफ साफ कहा है। उन्होंने पहला ये कहा है कि
अननेसेसरली आप प्रिवेंटिव डिटेंशन के नाम पे पॉलिटिकल लीडर्स को जो बंद कर देते हैं वो मत करिए, क्योंकि वहाँ का एक सेट पैटर्न है। आखिरी दिन जब चुनाव नेक्स्ट डे होता है तो आपके जो बूथ एजेंट्स होते हैं, ये सब होते हैं, उनको पुलिस राउंड ऑफ कर लेती है। तो आप बिल्कुल मतलब आपके नीचे ज़मीन खिसक जाती है, आपका कोई बूथ एजेंट भी नहीं रहता है। तो उसको उन्होंने कहा कि ये सब मत करिए। उन्होंने दूसरा कहा है कि जो आप पोलिंग बूथ जो हैं, किसी न किसी बहाने से आप पोलिंग बूथ शिफ्ट करते हैं लास्ट के 2-3 दिन में, मर्ज करते हैं, शिफ्ट करते हैं, ये आप बिल्कुल मत करिए। और आप सिक्योरिटी कंसर्न का हवाला देते हैं, नहीं, आपने जो पोलिंग बूथ डिक्लेयर्ड है वहीं पे करिए, क्योंकि इसके 2 कारण हैं। पोलिंग बूथ इसलिए शिफ्ट किया जाता है कि अगर जो सरकारी पार्टी है, जो वहाँ के लोग इस समय मतलब सत्ता में हैं, वो ये उनका भाई ये हो जाता है कि नहीं नहीं यहाँ ये दिक्कत है, जहाँ पे भी उनको ये लगता है कि हमें वोट कम मिलेंगे या होंगे, वहाँ का पोलिंग बूथ शिफ्ट कर दो, मर्ज कर दो, जिससे लोग आगे ढूंढते ही रह जाएंगे कहाँ बूथ है, कहाँ क्या है। दूसरा इलेक्शन कमीशन ने कहा है, तीसरा कहा है कि आप ये जो रैलीज कैंसिल कर दे रहे हैं लास्ट मिनट पे बिल्कुल मत करिए, क्योंकि वहाँ एक ये भी है कि अगर बहुत बढ़िया रैली हो रही है तो लास्ट मिनट में मैं कैंसिल कर दूंगा ऑपोजिशन की रैली। तो इस तरह की चीज़ों में इलेक्शन कमीशन अब इस पर संज्ञान ले रहा है और इस पर कुछ एक्शन कर रहा है। ये एक अच्छा कदम है, कम से कम देर आयत दुरुस्त आयत, लेकिन फिर भी इस इलेक्शन कमीशन पे लोगों का बहुत विश्वास नहीं रहता है, क्योंकि जिस तरह से इलेक्शन इस बार के भी हुए, महाराष्ट्र को पोस्टपोन कर दिया गया, बाई इलेक्शंस हुए नहीं हुआ, लेकिन कम से कम कुछ तो उन्होंने किया ही है। एक और डेवलपमेंट ये इसलिए मैं बता दूं, जम्मू कश्मीर के फारूक अब्दुल्ला के ऊपर, जिनको जम्मू कश्मीर कोर्ट से जो ईडी ने चार्जशीट फाइल की थी वो खारिज कर दी गई थी। वो मतलब वो कर गए, उनको कहा गया था भाई नहीं, उनके ऊपर कोई केस नहीं है। अब ईडी ने एक फ्रेश केस फिर से उन पर उसको लेके, जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन का कोई केस है, उसको लेके फिर जाल बिछाना शुरू किया है और फ्रेश एफआईआर कर रही है, जिससे उनका फिर से वो है कि किसी तरह से फारूक अब्दुल्ला को इलेक्शन से पहले अंदर कर दिया जाए। वहाँ एक इंटरेस्टिंग चीज़ और हुई है जो आपके साथ शेयर कर लूँ। इनके एक कैंडिडेट हैं अरशद अहमद भट्ट, ये बीजेपी के राजपुरा से कैंडिडेट हैं। ये नारा लगा रहे हैं जुल्म का बदला वोट से, कुर्बानी का बदला वोट से, मालूम नहीं क्या क्या, किसका बदला वोट से। मतलब ये लग रहा था कि किसी ऑपोजिशन वाले का नारा है, लेकिन ये तो खुद लगा रहे हैं। और कुछ 2019 2009 2010 में कुछ हुआ था उसकी बात कर रहे हैं। अरे भाई, उसके बाद तुम्हारी सरकार थी, तुम्हारी स्टेट गवर्नमेंट थी, तुम्हारी सेंट्रल गवर्नमेंट है, तुम्हारा लेफ्टिनेंट गवर्नर है, तुम्हारा शासन चल रहा है, उसके बाद किस। लेकिन ये सभी को ये देख के हंसी आ रही है कि जुल्म का बदला वोट से कर रहे हैं। जहाँ पे इनकी कल आज पेपर में रिपोर्टेड है, जहाँ ये मीटिंग कर रहे थे 150 लोग थे, बहुत कम लोग थे, वो रैली लगी नहीं रही थी। लेकिन एक बीजेपी की हल्ला ब्रिगेड है, सब जगह जाके मेन इलेक्शन को तो डिस्टर्ब करने की कोशिश की ही जाएगी। मैं ये सिर्फ आपसे इसलिए कह रहा हूँ कि वहाँ पर बहुत छोटी छोटी पार्टियों का हो गया। और उमर अब्दुल्ला ने कहा भी है कि केवल इंडिया गठबंधन के वोट बांटने की टैक्टिस है, क्योंकि अगर 1,000 वोट भी बढ़ते हैं, जैसे उमर अब्दुल्ला के सामने ही 7 इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स, तो 1,000 भी काटते हैं, 7-8 हज़ार। विधायक के चुनाव में, विधानसभा इलेक्शंस में हार जीत को लाखों में नहीं होती है, 10-20 हज़ार में होती है। तो वहाँ पे इम्पॉर्टेंट होगा कि अगर कुछ भी वोट कोई काटने में सफल हो जाता है। तो बीजेपी पूरी तरह से इस दांव पे लगी है कि कम से कम उसकी इज्जत बचे, क्योंकि जैसे इंडिकेशंस आ रहे हैं कश्मीर वैली में बीजेपी को 47 में 0, वैली में 47 सीट हैं और जम्मू की 43 सीटों में बीजेपी को 22 सीटें भी मिलना आज की तारीख में मुश्किल हो रहा है। तो बीजेपी उस इज्जत को बचाने में है कि कम से कम एक 20-25-30 सीटों का एक रिस्पेक्टेबल नंबर मिल जाए। अब उसके लिए साम दाम दंड भेद जो बीजेपी जैसे इलेक्शन लड़ती है वो सबको पता है, उस तरह से कोशिश की जा रही है। लेकिन जम्मू कश्मीर के आवाम के लिए ये एक तरह से 370 का रेफरेंडम है और देखना ये होगा कि इसमें वो किस तरह से वोट करते हैं। उसका जब एक बार वोट पड़ जाएगा, गिनती हो जाएगी, तब हम लोग उसका फिर विवेचना करेंगे कि उसका माने क्या है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।